अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो डेड बुलेटिन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की नंबर्स और प्रोजेक्ट्स के ऊपर जायज़ा प्रोग्राम के पहले हिस्से में लेते हैं और फिर उस पर मज़ीद तफ़सीलन बात भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई गवर्नेंस पर भी गुफ्तगू होगी, वहाँ पर जो मौजूदा सियासत है या जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू होगी। ये डेड बुलेटिन जो एग्जैक्टली फिगर्स दे रहे हैं वो जुलाई 1, 2023 से जून 30, 2024 तक यानी फिस्कल 24 के ये नंबर्स हैं जो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसमें कुछ अहम जो फिगर्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो जो बैरूनी कर्जे हैं उसमें तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये मजमूई तौर पर अगर जो कर्जे हैं ये 700 अरब से बढ़कर जो इसका फोकास्ट है वो 830 अरब तक जाने का है। 2030 तक ये 2500 अरब तक चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर 7 साल से नामुकम्मल जो BRT मनसूबा है उसके लिए 13 रुपये कर्ज लिया गया। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से अगर इसका ब्रेकअप में जाते हैं तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA से तकरीबन 47 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक से 29 अरब का, फ्रांस के तरक्याती बैंक से 13 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी बैंक से 11 अरब रुपए का कर्ज, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से 53 करोड़ 60 लाख रुपए का कर्ज, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से 17 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्ज, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 15 करोड़ 90 लाख रुपए लिए गए। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया गया और एग्रीकल्चर साइट पर ही ज़राई अराजी को सैराब करने के लिए 10 अरब 26 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। खैर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 13 करोड़ 80 लाख रुपए का कर्ज लिया गया। खैर पख्तूनख्वा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब 85 करोड़ रुपए, तवानाई मंसूबे के लिए 97 करोड़ 20 लाख रुपए, दही यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए तरक्की के लिए 7 अरब, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए और इसी तरह हाई लेवल कनाल तोसी मंसूबे के लिए 3 अरब 54 करोड़ रुपए और खैर पख्तूनख्वा की शाहराहों की तामीर के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। मर्दान स्वाबी शाहरा के लिए मजीद 3 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, जबकि बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 31 करोड़ 60 लाख रुपए का कर्ज लिया गया। फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 25 करोड़ 60 लाख का कर्ज लिया गया और 2030 तक जैसे हमने बताया शुरू में कि जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक ये कर्जा बढ़कर 2500 अरब रुपए तक चला जाएगा। जो डेट बुलेटिन है इसकी मजीद डिटेल्स आपको ड्राफ्ट की सूरत में भी नजर आएंगी, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में भी नजर आएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनका जो प्रोजेक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर डेवलपमेंट है, उसके एवज जो लोन लिए गए इन डॉलर टर्म्स कितने थे, और इसी तरह जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं सबकी तफसीलात इन ड्राफ्ट्स में आप अगर देखें तो इसमें मौजूद है। मजमूई तौर पर जो सूबा है वो अगर कहा जाए तो 830 अरब का मकरूज हो जाएगा इन दस्तावेजात के मुताबिक, जो एक बहुत बड़ी एक सूबा जो कि ऑलरेडी पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से, बदतरीन गवर्नेंस की वजह से बहुत सी मुश्किलात से दो चार है, उस सूबे के लिए 830 अरब रुपए का मकरूज होना ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है और कहा जाए तो गवर्नेंस पर बड़े संगीन सवालात छोड़कर जाती है। आरिफ यूसुफजई साहब ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी। आरिफ साहब ये बताएं कि ये कर्जे जो हासिल हो रहे हैं, जो किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक, मैं BRT मंसूबे से ही शुरू करते हैं। 7 साल से नामुकम्मल है, 13 अरब का कर्जा लिया गया इसके एवज, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अवामी सहूलत या अवाम को गवर्नेंस की सूरत में, या ये रिफ्लेक्ट सिर्फ बुक्स में हो रहे हैं, कर्जे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेफान साहब बहुत शुक्रिया। ये जो आज हम बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी और उनकी जो कर्जे हैं और जो अखराजात हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा का मसला है यहाँ पर गवर्नेंस का मसला है। और बसा औकात हम लोग पेशावर में बैठ के सीनियर सहाफ़ी दोस्त जब बैठे होते हैं तो हम लोग मिसाल देते हैं कि पंजाब में चाहे जैसी भी हालात हो, वहां की ब्यूरोक्रेसी और वहां के जो पॉलिटिकल एलीट है वो किसी न किसी तौर पंजाब सूबा आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। सिवाय इसके कि जब उस्मान बुज़दार को लाया गया था तो उसमें एक ब्रेक लग गया था पंजाब के डेवलपमेंट को, लेकिन ओवरऑल वो सूबा आगे जा रहा हुआ था। इसी तरह यही मिसाल हम लोग अक्सर सिंध की देते हैं और बिलखुसूस फिर जो सिंध हुकूमत का सेहत का शोबा है उसकी हम लोग अक्सर मिसाल देते हैं यहाँ पर बैठ के कि वो सूबा भी हमें चलता हुआ नजर आता है। लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हालत ये हो गई है कि यहाँ पर तरक्की का पहिया रुका हुआ है।
और जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत का मसला ये था कि इनके बुलंद बांग दावे थे, इनका नैरेटिव और बयानिया सख्त हुआ करता था और अवामी उसकी जो मसाइल है उसके हल के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमने तहरीक इंसाफ की पिछली 2 हुकूमतों को और इस तीसरी हुकूमत को, पख्तूनख्वा की अवाम तीसरी दफा पीटीआई की हुकूमत भुगत रही है, तो हमने कोई रोबस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटी इस सूबे में नहीं देखी। अब आप जिस तरह अभी आप ये तफसीलात दे रहे थे, ब्रेकअप दे रहे थे कि सूबा तकरीबन कोई 100 से 150 अरब रुपए मजीद इसमें कर्जों में इजाफा हो गया है और जो टोटल वॉल्यूम है वो 830 अरब से प्लस पे चली गई है। हाँ, यहाँ पर इतना भी हम बता दें कि तकरीबन कुल मिला के जो इस 1 साल के दौरान जो डेट रीसेटलमेंट की गई है तो उसका वॉल्यूम भी तकरीबन कोई इंटरेस्ट के बगैर 24 अरब और इंटरेस्ट मिला के कोई 31-32 अरब रुपए मिलता है कि जो सूबे ने अदा भी की है। लेकिन जो कर्जे लिए जा रहे हैं उनका अवाम को फायदा क्या हो रहा है? 7 से 8 साल हो गए बीआरटी मंसूबा जो पेशावर में जब इससे आवाम से फायदा वाला सवाल को भी आप इसमें जोड़िएगा, लेकिन हम ये क्लैरिफाई करें कि ये जो सारा कर्जा जिसके हम तफसीलात दे रहे हैं ये तरक्याती यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है। इसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट या एशियन डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मुख्तलिफ डेवलपमेंट एजेंसी से ये लोन्स हैं, तो ये फॉर प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप या डोनर्स ये लोन्स लिए गए हैं, तो ये तरक्याती स्कीमें हैं ये। लेकिन अब आप बताइएगा क्या ये नजर आ रही है, हमें रिफ्लेक्ट हो रही है आवाम को? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं कि जो कर्जा ये लोग ले रहे हैं, भले वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो या दीगर जितने मालियाती इदारे हैं, तकरीबन कोई 6-7-8 मालियाती इदारों से, जिनकी तफसीलात अभी आप लोगों ने प्रोग्राम के इंट्रो में भी पेश कर दी हैं। ये कर्जे इन्होंने ली है लेकिन इनकी रिफ्लेक्शन हमें वहां पर नजर नहीं आती डेवलपमेंट की सूरत में। अच्छा। बीआरटी का मंसूबा है, 7 से 8 साल इसको हो गए, लेकिन ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि 17 अरब, 24 अरब, 30 अरब, 35 अरब, 40 अरब, 45, 50, 60 अरब से के वॉल्यूम का मंसूबा जाके वो टच कर गया है। अभी तकरीबन कोई 120 से 130 अरब रुपए पर वो मंसूबा पहुंच चुका है और आगाज जो किया था वो 25 अरब रुपए से किया था और जो फिजिबिलिटी बनी थी वो 17 अरब सी थी। तो कहने का मकसद ये है कि मंसूबा 7 साल हो गए हैं लेकिन मंसूबा फुली ऑपरेशनल नहीं है। आज भी बीआरटी मंसूबे के जो के ब्रांचेस हैं वो कुली तौर पर इंटीग्रेटेड नहीं है। आज भी वो 3 प्लाजे जो कि बीआरटी मंसूबे का पार्ट एंड पार्सल है, उसमें से किसी एक प्लाजे का संग बुनियाद तक नहीं रखा गया है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके लिए अब मजीद 13 अरब रुपए कर्ज लिया गया है। तो ये तमाम कर्ज अब इन्होंने हालिया तकरीबन कुछ महीने पहले कुछ बसेस मंगवाई थी, शायद उसकी में इन्होंने पेमेंट कर दी हो, लेकिन 13 अरब रुपए इजाफी लेकर बीआरटी मंसूबे के लिए जो इस वक्त सड़क की हद तक तो ऑपरेशनल है, अगर बीआरटी मंसूबे के कंपोनेंट्स और फीचर्स मुकम्मल नहीं है लेकिन रूट तो मुकम्मल है, बसें तो चल रही हैं और वो भी खसारे में चल रही हैं। बीआरटी का जो ट्रांस पेशावर कंपनी है वो आए दिन रोना रो रही होती है, कभी बसें बंद कर देती है, कभी प्रोटेस्ट करती है कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे जब तक इसके साथ वो 3 से 4 प्लाजे नहीं बन जाते। लेकिन जो लोन्स का ब्रेकअप है वो आपके सामने रखा है, लोन्स किस मकसद से लिए गए वो रखा है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पे बीआरटी के लिए अगर 13 अरब रुपए लिए गए तो वो क्या वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी सड़कों पर या आवाम को सफरी सहूलियात में बेहतरी की सूरत में? ये सवाल और बहुत से दीगर प्रोजेक्ट जो गवर्नेंस से मुताल्लिक हैं उठाएंगे सवाल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवाल। खैर पख्तूनख्वा कितने कर्जे लिए, सूबा कितना और मकरूज हुआ, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों के लिए या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए जो कर्जे लिए गए उनकी तफसीलात आपके सामने रखी। बीआरटी का जिक्र हो रहा था, आरिफ यूसुफ साहब आप फरमा रहे थे 13 अरब के कर्जे लिए गए लेकिन काम 7 साल से मुकम्मल नहीं हुआ है, शहरी मजीद अजियत का शिकार हुए हैं। ये 13 अरब का जो कर्ज लिया गया फिर ये किस मकसद के लिए लिया गया होगा आरिफ साहब? देखिए जी, बीआरटी की कुछ लाइबिलिटीज हैं जो इन्होंने पे करनी है ठेकेदारों को, और हम लोग आए रोज ये सुनते हैं कि ठेकेदारों को पेमेंट्स हो जाती हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि बीआरटी की जो रूट की जहां तक ताल्लुक है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो इसकी आर्टिलरीज हैं, जो इसके विंग्स हैं, जो कि इस बीआरटी के साथ मिलाती हैं, वो अभी फीडर रूट्स वो भी मुकम्मल नहीं है, सारे के सारे ऑपरेशनल नहीं है। तो इसीलिए जो कंपनी ट्रांस पेशावर कंपनी जो बीआरटी को ऑपरेट करती है
वो आए रोज कभी पैसों के लिए एहतजाज करती है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें हमारे पैसे रोके गए हैं, तो वो बस सर्विस रोक देती है। और इसके अलावा ठेकेदार माजी के अमाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट डाल के यहाँ की हुकूमत से पैसे ले रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ इस अली अमीन हुकूमत में नहीं, महमूद खान हुकूमत में भी बीआरटी के ठेकेदारों को 6 से 7 अरब रुपया आउट ऑफ द वे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर दिया गया था, जो महमूद खान खुद कहते थे कि किसी दिन ये मेरे पल्ले पड़ जाएगा ये केस और मैं नैब के ठोकरे खाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो अभी ये लोन ले रहे हैं, तो बीआरटी के जो इनकम्प्लीट फीडर रूट्स हैं, जो प्लाजे नहीं हैं, और जो ठेकेदार अभी भी इनसे पैसों के डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इतने पैसे हुकूमत के जिम्मे वाजिब उल अदा है, तो उसमें ये वक्तन फवक्तन ठेकेदारों को पेमेंट्स करते रहते हैं, कभी 2 अरब कभी 3 अरब का। इसलिए मैंने कहा कि जो टोटल वॉल्यूम था बीआरटी का वो 17 अरब या 24 अरब से बढ़कर अब जब शुरू किया गया था तकरीबन कोई 35 अरब से शुरू किया गया था, और इस वक्त बीआरटी 100 बिलियन मतलब 120 अरब रुपए या 130 अरब रुपए तक इसकी जो कॉस्ट है वो पहुंच चुकी है। सही, तो इसमें तो ना प्रॉपर प्लानिंग हुई, ना इसको जिस तरह से एग्जीक्यूट करना था उसमें भी फ्लॉज थे, फिर उसकी वजह से जो कॉस्ट एस्केलेशन भी हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर है, ये तो ऑडिट रिपोर्ट में भी हाईलाइट हुआ था रिसेंटली कि पेमेंट्स की जा रही हैं और आउट ऑफ द वे जाके की जा रही हैं जो वेंडर्स हैं या जिन लोगों की गई हैं। तो इस पर तो अकाउंटेबिलिटी का एक्शन नहीं बनता आरिफ साहब के, ये पकड़ा जाए लोगों को कि जिनको दी जा रही है पेमेंट और जो दे रहे हैं उनको भी। शेफान साहब, पाकिस्तान खारे नापुरसान बन चुका है, यहां पर किसी बात की पूछ नहीं है। हमने देखा कि बीआरटी का केस भी शुरू हुआ, नैब में भी शुरू हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने लाके उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दे दिया, वो स्टे भी वेकेट हो गया। अब मुकम्मल तौर पर बीआरटी का जो केस है वो नैब में धूल चाट रहा है। इसी तरह जो बिलियन ट्री सुनामी का केस है वो भी धूल चाट रहा है। ये फाइलों पे फाइलें नैब के ऑफिस में या एंटी करप्शन के ऑफिस में फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं किसी भी करप्शन केस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान तबाही से दो चार है। अगर करप्ट अनासर का नहीं किया जाता, जो मुल्क का असासा और मुल्क के पैसे खा जाते हैं उनसे पूछगछ ना हो, तो आप समझे कि अगले आने वाले दिनों में चंद माह चंद सालों में आपको खुदा न खास्ता पाकिस्तान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इसलिए वक्त है। लेकिन आरएसआई बताइए कि इसमें स्पेसिफिकली ये रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए हासिल किए गए। अच्छा, ये एक बड़ा मसला रहा है कि वफाक ने कहा है कि सूबा अपनी रेवेन्यू रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर सका है। उसके पास हाइडल रिसोर्सेज हैं, उसके पास बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए उसकी कोई खास उसका इन्हिसार सूबे का वफाक पर ही रहा है, डिस्पाइट के उनके एरर्स के मामलात हैं, वो जो एरर्स मुख्तलिफ स्कीमों के और मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट के रॉयल्टीज़ हैं उसके हवाले से। लेकिन ये रेवेन्यू मोबिलाइजेशन 1 अरब 71 करोड़ का कर्जा लेकर भी कोई रेवेन्यू खास सोर्स जनरेट नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकती यहाँ से? देखिए शेफान साहब, 10 मसले मसाइल हैं। एक तो सूबा जहां तक रेवेन्यू कलेक्ट करता है, लाइक जिसमें इनको हिस्सा भी मिलता है, वो तो आम लोग जो कि सेल्स टैक्स की मद में होता है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू पख्तूनख्वा में अगर इकट्ठा होता है तो वो सेल्स टैक्स की मद में होता है, इसलिए कि वो कोई डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है। अब सब लोग किसी ना किसी शक्ल में सेल्स टैक्स देते हैं। तो सूबा जब वफाक के लिए सेल्स टैक्स इकट्ठा करता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बाकी आप देखें कि जो सूबे के अपने महासिल हैं, लाइक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, KPRA है, दीगर इदारे हैं जो कि यहाँ पर रिसोर्सेज जनरेट करती हैं। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन और 2-3 डिपार्टमेंट की हद तक तो हम समझ सकते हैं कि जो उनके सालाना टारगेट्स होते हैं वो बिलियंस में ही होते हैं, कोई खरबों में होते नहीं, बिलियंस में ही होते हैं, तो वो तो अचीव कर लेते हैं। लेकिन सूबे की चूंकि अपनी एक तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन उस तरह है नहीं जिस तरह पंजाब और दीगर सूबों की है, तो कम से कम इसके अपने वसाइल हैं, डिपेंडेंट होता है ये वफाक के ऊपर। और अब ये कुछ अरसे से जब हम देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तय जो कर्जे ले रहा है, तो ये कर्जे पख्तूनख्वा की किटी के ऊपर एक बोझ बन रहा है, यहाँ के अवाम के सेहत के ऊपर ये बोझ बन रहा है। और आज नहीं तो कल ये जो डेट है तो ये अदा भी करना है। तो अल्टीमेटली सूबा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो ना हो, ये सूबा हमारे हिसाब से बैंकरप्ट हो चुका है। अच्छा। शेफान साहब, हर महीने सैलरीज को सरकारी मुलाजमीन को सैलरीज देने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जिनसे हमारे राब्ते होते हैं, वो बड़ी मुश्किलात से दो चार होते हैं।
जो पेंशन के मद में अदायगियां होती हैं उसके लिए पैसे जनरेट करना, मुख्तलिफ फिर ऐसे साइलेंट हेड से पैसे इकट्ठे की जाते हैं जहां पर पैसे ना लगते हों, ऐसे जो बजट में तो एलोकेटेड नहीं, हो, और लेकिन वो इस रिपोर्ट में प्रोजेक्शन जो है आरिफ साहब वो 2500 अरब तक जाने की है इस कर्ज की। तो ये जब 2500 अरब तक 2030 अब कितने साल बाद है, यानी तकरीबन 5 साल बाद 2500 अरब तक जब पहुंच जाएगा सूबा कर्ज पे और अपनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कोई नहीं होगी, तो ये 2500 अरब रुपए कैसे कौन अदा करेगा, कैसे रीपेमेंट्स होंगी, वो प्रिंसिपल रीपेमेंट्स हो या जो इस पे इंटरेस्ट है वो रीपेमेंट्स हो, वो किसकी जेबों से कैसे निकले, कैसे होगा ये पेमेंट, क्या टैक्स पेयर मनी से कैसे निकलेगा, ये सब कैसे होगा? सिफा साहब, यही वो सारी चीजें हैं कि हम जब पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सूबा डूबा हुआ है, ये मिलिटेंसी में डूबा हुआ है, ये अमन अमान की सूरत हाल की वजह से डूबा हुआ है, और 11 साल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हैं उन्होंने उसको डबो दिया। माजी में हमने पख्तूनख्वा में कर्जों का ये पैटर्न नहीं देखा था, इस तरह के बेतहाशा कर्जे लेकर। और मैं आपको एक बताऊं कि तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा ये कर्जे ले रहे हैं, इन्होंने अथॉरिटीज बनाई हैं। अथॉरिटीज, इमरान खान कहते थे कि आप अथॉरिटी बनाएं ताकि आप काम को तेजी से चला सके, तेज तर काम चलाने के लिए अथॉरिटीज बनाई गई। अब पख्तूनख्वा में जितनी अथॉरिटीज बनाई गई उनके मुलाजिमीन आजकल सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि उनको देने के लिए हुकूमत के पास तनख्वाहें नहीं है। तो आपने टूरिज्म अथॉरिटी बना दी, आपने हेल्थ बना दी, आपने जो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आपने एसबेक बना लिया, केपीएसबेक बना लिया, दीगर कई एक अथॉरिटीज इन्होंने बना ली हैं। अब उन अथॉरिटीज में लोग भर्ती हो गए हैं, उनको आपने तनख्वाहें भी देनी है, लेकिन अथॉरिटीज का काम नहीं कर रही हैं, जीरो परफॉर्मेंस के साथ ये अथॉरिटीज बनाई गई हैं। तो अथॉरिटीज में लोगों को खपाना, अपने लोगों को खपाना, अपने कारकुनान को हम देख रहे हैं कि जितनी अथॉरिटीज में उसमें मैक्सिमम तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही भर्ती हुए थे, तो उसमें लोग तो आ गए, वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं, किटी के ऊपर आपका जो खजाने के ऊपर बोझ है वो तो आपका बढ़ गया, लेकिन किसी अथॉरिटी की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि वो अपने काम को लाइक इसमें टूरिस्ट इंटीग्रेटेड टूरिज्म का प्रोजेक्ट है तहरीक इंसाफ, उसके लिए कर्जा भी लिया गया है जो आपकी तकरीबन 2 अरब 13 करोड़ 80 लाख रुपए टूरिज्म इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट है उसके लिए कर्जा भी लिया गया है। प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कर्जे ले लिए। यहां पर मैं अक्सर दोस्तों कहता हूं कि पख्तूनख्वा में टूरिज्म क्या है, मेले टेले, यहां मेला लगाओ, यहां टेला लगाओ, यहां पर पतंग उड़ाओ, यहां पर आप किसी दरिया में जाके आप जीप दौड़ाओ, आप कश्तीरानी करो, आप ये करो, आप वो करो, मतलब मेले यहां पर सजते हैं। और इंसाफ की नाअहल हुकूमत टूरिज्म की प्रमोशन कहती है, हद हो गई है इसको, टूरिज्म की प्रमोशन को शर्म आनी चाहिए। पूरा पख्तूनख्वा खुद टूरिज्म है, लेकिन इनकी और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई थी उनका काम फकत मेले टेले लगाना है, मेले से जाना है। वो फिर ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज होती हैं, 2 पैसे उनकी भी बच जाते हैं, 2 पैसे सरकार खा जाती है, 2 कंपनियां खा जाती है। तो पूरा सूबा करप्शन में भी डूबा हुआ है, यहां पर वसाइल की भी मिसमैनेजमेंट है। और 2030 ये जो एजेंसीज कर्जे दे रही हैं जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जो 2 अरब 13, ये एजेंसीज की भी अलार्म बेल्स हो जाएंगी थोड़े दिनों में, जो उनकी डेट सॉल्वेंसी है, अगर जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं कर्जे और मकरूज होते जा रहे हैं, बहुत जल्द इनको कर्ज देना बंद कर दिए जाएंगे। जो सूरत हाल लग रही है, जो इनके जो लिक्विडिटी का रिस्क है यहाँ पर मौजूद है, डिफॉल्ट का रिस्क आप कहते हैं, बैंकरप्सी का रिस्क है, तनख्वाहों देने के पैसे नहीं है, तो ये रीपेमेंट कर नहीं पाएंगे, तो इनको कर्जे मिलना एक जगहसाई भी अगर होनी है ऐसे तो आलमी सतह के ऊपर। तो सिफान साहब, एक तरफ पूरा पाकिस्तान अपने वसाइल बेच रहा है, अपने मोटर गिरवी रख रहा है, अपने एयरपोर्ट से गिरवी रख रहे हैं, और अपनी जितने आपके वसाइल हैं आप उसको बेच के जो आप लोगों ने जिनसे लोन लिए थे उनको आप लोग अदा करते हैं। तो कल को पख्तूनख्वा में भी सब कुछ होना है। आपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरवी रखना है, आपने यहाँ के अस्पतालों को गिरवी रखना है, आपके पास जो भी वसाइल हैं जिससे कहीं आप जनरेट कर सकते हैं उसको आपने इन इदारों के पास गिरवी, और ये गिरवी रखते होते हैं जब भी आप कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं, आपने उसके बदले में कुछ गिरवी रखना है। इसलिए तो हम कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी इदारे कर्ज तो देते हैं, काश कि उनका पूरा मॉनिटरिंग निजाम होता कि जो कर्ज जिस मकसद के लिए दिया गया था वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं। और मैंने कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन है, 2030 एट द डोर स्टेप, और 2030 तक अगर इस सूबे के प्रोजेक्टेड कर्जे 2500-2000 अरब हो जाते हैं तो इसका मतलब कि अल्लाह हाफिज इस सूबे का।
अल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा ये बताएं आरिफ साहब, क्योंकि इसमें दो और हेड्स हैं, एक तो ज़र अराजी के को सैराब करने के लिए 10 अरब 26 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है, और दूसरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंटरनेशनल फंड जो फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, वहाँ से भी तकरीबन 53 करोड़ 60 लाख रुपए कर्जा लिया गया एग्रीकल्चर के हवाले से, और देही तरक्की के लिए भी 7 अरब लिए गए हैं। सर ये खास तौर पे क्योंकि एग्रीकल्चर में बड़ा फोकस है आजकल, SIFC का भी हमने रिसेंटली चोलिस्तान पे प्रोग्राम किया, और दीगर मंसूबों पे जो एग्रीकल्चर के पूरे मुल्क में हैं, या ज़मीन को सैराब करने के, या ड्रिप इरिगेशन, या एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाने के, इन कर्जों का क्या इस्तेमाल हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में कि एग्रीकल्चर आउटपुट में इजाफा होगा खासतौर पे गंदम के हवाले से, या दीगर दीगर सूबों पे इन्हिसार है वो कम होगा, या दीगर सूबों या जो एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट में फ़र्क पड़ेगा? क्या आपको लगता है पाकिस्तान के मजमूई माशी एदाद शुमार में फ़र्क पड़ेगा? एक तो SIFC की आंख से पख्तूनख्वा ओझल है। अच्छा। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि खुसूसन एग्रीकल्चर सेक्टर में SIFC के तहत कुछ इनिशिएटिव ली जा रही हैं, लेकिन ताहाल पख्तूनख्वा में हमें SIFC के तहत किसी ऐसे कोई मंसूबा या कोई ड्यूरेबल मंसूबा हमें ताहाल हमें नजर, या कोई जरी पार्क लगा दिया गया हो जहां पर आप जदीद दौर के जरी आलात के जरिए आप ज़राअत को डेवलप करें। तो ना तो उस प्लेटफॉर्म से और ना हम पख्तूनख्वा हुकूमत से। मैं आपको बताऊं कि इस सूबे को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से नवाजा है, पानी बहुत ज्यादा यहाँ पर है और पानी ही जिंदगी है, लेकिन हमें इस पख्तूनख्वा के पानी का इस्तेमाल हमें नहीं आता। हमने आज तक, मैं सहाफत में मुझे 27 साल हो गए हैं, और मैं जब सहाफत में आया था तो मैं चश्मा लेफ्ट केलान का सुनता था। ये वज़ीर आला डी खान, आज वो डी खान में ही मौजूद हैं, तो मैं वो वज़ीर आला के इलाके में ये चश्मा केनाल ये बनना है, और हम सहाफत में नए आए तो हम ये सुनते थे, और सहाफत में हमारे बाल सफेद हो गए, लेकिन हमने चश्मा लेफ्ट केनाल डी खान का और इस टांग और इन तमाम अजला के लिए जो इरिगेशन का सिस्टम था वो हम लोगों ने नहीं देखा। तो यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर के लिए कर्जे तो ली जा रहे हैं, जाहिर बात है कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं सूबे में मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन वो रिसर्च सेंटर्स भी हमें ना हमें कोई मकसद की, हमें कोई जो बीजें हैं वो हमें नजर आ रही है कि सूबा अपने तक कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़राअत की मद में, ना आपका जो खाद है। सबसे मुश्किल जो इस वक्त जमींदार के लिए, किसान के लिए जमींदारी हो गई है, वो बीज, खाद और पानी के जो आप मोटर चलाते हैं, तो पेट्रोल से आप जरी जमीनों को सैराब करते हैं, तो ये चीजें उनके बस से बाहर हैं। तो हुकूमत को चाहिए था कि वो एक सोलर मंसूबा इन्होंने जरी इलाकों में महमूद खान के दौर में शुरू किया था, कुछ ज्यादा तो नहीं लगाए थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उस मंसूबे जरी जमीनों को सैराब करने के लिए अगर जरी ट्यूबवेल ये सोलर सिस्टम लग जाएं तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ फायदा होगा। नहीं, लेकिन अभी जो ये जो कर्जा ये इन्होंने हासिल किया है, इसके देखिए 3 रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक रिजल्ट तो ये हो सकता है कि इसकी वजह से जो कीमतों में कमी आना शुरू हो जाए, यानी आवाम को जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसकी वजह से कीमतों में फर्क आना शुरू हो जाए, कीमतें कम हो क्योंकि लोकल सप्लाई बढ़ जाए। दूसरा या तो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं मुल्क मजमूई तौर पे उस पर फर्क पड़ जाए, जैसे जैतून अगर पैदावार शुरू हो तो ऑयल इंपोर्ट में फर्क पड़ जाए। तीसरा ये कि हम एक्सपोर्ट शुरू कर दें। इन तीनों टारगेट्स को सामने रखते हुए क्या ज़रूरी तौर पर वहां कोई काम हुआ है अभी तक? कर्जे जो लिए गए हैं 10-10 अरब रुपए के, इसको सामने रखते हुए मुझे बताइएगा कुछ नजर आया इन तीनों एस्पेक्ट्स में कुछ होता हुआ? नहीं सैफान साहब, देखिए, अगर ये आपने बड़ा अच्छी बात आपने की जैतून की, यहाँ हमारे पास पख्तूनख्वा में 10 करोड़ वाइल्ड जैतून के दरख्त हैं आपके मलाकन डिवीजन में। ये पूरा, और ये एक प्रोजेक्ट था MMA दौर से शुरू हुआ था उस वाइल्ड जैतून की बर्डिंग का, और फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई आज से 10 साल पहले, वो तो इस पे ऐसे थे कि जैसे कल को इन्होंने कर देना है। ये सारे 10 से 12 करोड़ या 15 करोड़ जो दरख्त है जैतून के, इनकी इन्होंने जल्दी जल्दी बर्डिंग कर देनी है। हाँ, थोड़ा बहुत तालाश मालाश की जो दीर का इलाका है वहां पर थोड़ा सा हो गया, लेकिन हमें कोई, यहां पर भी हमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई रोबस्ट स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। अब जो एक्सपोर्ट हो रही है पख्तूनख्वा से, आप हमारा पख्तूनख्वा से मैंगो एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया का बेहतरीन मैंगो पैदा होता है, आम पैदा होता है, लेकिन उसमें हुकूमत की कोई हुकूमत का कोई तावन शामिल नहीं है। अच्छा। वो जमींदार जो सब्जियां पैदा होती हैं, जो इस तरह दीगर कुछ चीजें हैं जो कि एक्सपोर्ट में आती हैं, लेकिन वो तो जमींदार अपने तय अब उन फॉरेन एवेन्यूज लोगों के लिए खुल गई हैं,
पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चैनलाइजेशन या ज़राअत की तरक्की के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म कि जो तो देन अगेन ये फिर ये कर्जे क्यों हासिल किए जा रहे हैं, और ये डोनर जो बैंक्स हैं ये कर्जे एक्सटेंड कर क्यों रहे हैं, लोन्स किन स्कीम्स के लिए ये हासिल किए जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कर्जे? फिर देखिए, कर्जा तो आप एक खूबसूरत विशफुल कॉन्सेप्ट पेपर आप पेश करके आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी से भी मिसाल के तौर पे इन्होंने तकरीबन $285 मिलियन हैं फार्म टू मार्केट्स रोड प्रोजेक्ट के लिए हासिल किए। इसी तरह एग्री एक्वाकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोन हासिल किए, वो भी $285 मिलियन है। सेकंड फार्म टू मार्केट रोड, फिर फ्लड डैमेज रिस्टोरेशन, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन $285 मिलियन हैं। फिर तो ये मंसूबे हैं ऑन ग्राउंड, इनकी क्या स्टेटस क्या है इस वक्त साहब? ये जो फार्म टू रोड की बात कर रहे हैं जी, मैं तो जाती तौर पर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहूंगा, पूरा पख्तूनख्वा घूमता होता हूं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पूरे पाकिस्तान में और पख्तूनख्वा में बेखुसूस अपने सूबे की बात करूंगा, यहां पर आपको डेवलपमेंट के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। यकीन करें, इतनी सारी सड़कें बन गई हैं, इतनी सारी सड़कें बनी हुई हैं कि आप सेफान साहब कभी पंजाब की भी किसी दूर इलाके में चले जाओ, सकते हैं सिंध में भी यही हालात हो। पख्तूनख्वा में तो सड़कें हैं, लेकिन सड़कों के साथ कारोबार नहीं है, सड़कों के आगे पीछे, सड़कों के साथ साथ आपको जिंदगी नजर नहीं आती। ये तमाम सड़कें भी सियासी बुनियादों पर बनाई जाती हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, स्कूल भी सियासी बुनियादों पर बनते हैं, कॉलेजेस भी सियासी बुनियादों पर बनते हैं, हॉस्पिटल्स भी सियासी बुनियादों पर। गैर जरूरी तरक्कियाती दौड़ में हमने अपना पैसा डबो दिया है। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं तो अक्सर हुकूमत को कहता हूं कि पख्तूनख्वा में आप लोग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा। अच्छा, पानी की ये जो ये मिसाल के तौर पे इरिगेशन सिस्टम के लिए 185 अरब रुपए इन्होंने शो किए, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं डेट बुलेटिन में। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 122 अरब रुपए रखे गए। इसी तरह जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का एक और प्रोजेक्ट है जिसके लिए 281 अरब रुपए रखे गए। ये सारे उन्होंने 285 के एक्सचेंज रेट पे हासिल किए हैं। इससे पहले जो मंसूबे बताया था वो भी 285 के एक्सचेंज रेट पे हासिल हुए थे। कहीं 130 अरब है, कहीं 132 अरब रुपए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हैं। तो ये जो मंसूबे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के, आप ये कह रहे हैं खातिर खा सड़क पे या ऑन ग्राउंड रिफ्लेक्ट होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे? नहीं सेफान साहब, देखिए, ये जितने पैसे लोग ले रहे हैं ये अपने रूटीन के जो अखराजात हैं उसको पूरा करने के लिए ले रहे हैं। कहां ये लोग ये पैसे फिर वहां पर लेके जाते हैं? देखिए, अगर एग्रीकल्चर में कोई प्रोग्राम हो, कोई ज़राअत की तरक्की का प्रोग्राम हो, कहीं कोई मार्केट मतलब मार्केट टू फार्म टू मार्केट, जी फार्म टू मार्केट, जी देखिए, ये मुख्तलिफ चीजें ऐसी होती हैं कि ये पैसे तो ये लोग उसी डिपार्टमेंट में अपने उन्हीं कामों पे लगाते हैं जो कि इनके रूटीन के काम होते हैं। ये नए सिरे से कोई काम तो करते नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब इन्होंने यहां पर अथॉरिटीज बनाई, इनका मकसद था कि हम एक्सपेडिशियसली काम करेंगे। अथॉरिटीज लाइबिलिटीज बन गई, तमाम की तमाम जितनी अथॉरिटीज बन गई वो भी लाइबिलिटीज बन गई। तो ये जितने पैसे ले रहे हैं ये अपने रूटीन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए ले रहे हैं। और मुझे खदशा है कि इन कर्जों से ये लोग ये तनख्वाहें मनख्वाहें अदा कर रहे हैं, वरना इनके पास तो तनख्वाहें और पेंशन के पैसे ही नहीं है। तो यही पैसे ला कर, और मैं तो यही बार बार कहता हूं कि काश कि ये बैनुल अक़वामी मॉनिटरिंग इदारे, मालियाती इदारे, ये पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान को, IMF अगर पाकिस्तान को पैसे दे तो जाके पूरा मॉनिटर करे कि ये पैसे सही जगह पर लगे कि नहीं लगे। जिस तरह पूरा पाकिस्तान पैसे मालियाती इदारों से लेकर अपने शाहाना अखराजात पे खर्च कर रही है, इसी तरह पख्तूनख्वा की हुकूमत भी खर्चे लेकर अपने शाहाना अखराजात हैं। देखें वो तो जैसे देखिए IMF का तो निजाम है कि वो क्वार्टरली रिव्यू करते हैं, वो टारगेट्स अपने फिस्कल और जो डेफिसिट साइड पे टारगेट्स हैं उसकी बुनियाद पर रिव्यू करते हैं, अगला लोन जारी करते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा अहम मामला जैसे वो एनर्जी सेक्टर है, तवानाई, जिस पे हम आना चाह रहे थे। इन्होंने हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए जो कर्जा इनका इस पर आउटस्टैंडिंग है 23-25 में, वो 2,662 अरब रुपए है। ये भी 285 के रेट पे उन्होंने लिया है जी। और ये बड़ा अहम मौजू है क्योंकि हाइड्रो पावर बड़ा पोटेंशियल है, रिन्यूएबल का बड़ा पोटेंशियल है। ये इसके लिए तो बड़े अनाउंसमेंट भी हुए थे कि छोटे डैम्स बनेंगे, बिजली पैदा होगी और इतनी बिजली होगी कि पूरे वफाक को, पूरे मुल्क को सप्लाई। क्या ये काम हो रहा है ऑन ग्राउंड? अरे साहब,
देखिए सैफान साहब, एक तो पूरे पाकिस्तान को तो पख्तूनख्वा वैसे भी बिजली दे रहा है, ये कोई पीटीआई का कमाल नहीं है। जी। पख्तूनख्वा में पानी है, यहाँ पर पानी के वसाइल हैं, पानी से सस्ती तरीन बिजली बनती है। तकरीबन कोई अगर मैं गलत ना हूं तो 1 रुपए से कम पर यूनिट की बिजली कॉस्ट जो है वो सस्ती तरीन बिजली बन रही है। हमारा जो तरबेला डैम है T5 वो मुकम्मल हो गया है, तो तकरीबन कोई तरबेला डैम की जनरेशन, पावर जनरेशन कोई 6000 मेगावाट तक चली गई है। इस तरह हमारे पास मालाकंड में है और स्वात में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, और बड़ा प्रोजेक्ट भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी कुछ चंद एक प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया था बिजली में। हाँ, वो डैम जो कि इमरान खान कहते थे कि 356 डैम मैं बनाऊंगा और फिर पूरे पाकिस्तान को बिजली दूंगा, वो डैम नहीं थे, वो रन ऑफ द रिवर स्मॉल पावर जनरेटिंग यूनिट्स थे, जो कि रन ऑफ द रिवर लगते हैं और छोटे छोटे होते हैं। हमारे इन इलाकों में, स्वात में, मालाकंड में और चतराल में ये आम लगे हुए हैं, लोगों ने लगाए, अब अपनी मदद आपके तहत लोगों ने लगाए हुए हैं। तो वो जो तहरीक इंसाफ हुकूमत में इन्होंने तो अगर उनको भी संभाल लेते तो मैं कहता कि चलो इन्होंने कुछ अच्छा किया, कर्ज लेके वो पुराने को तो संभाल लिया। तो जो वो इमरान खान जिन 356 डैम्स की बात करता था, उनमें से जो डैम्स बने थे, डैम्स उनको अगर हम कहें या स्मॉल पावर जनरेटिंग यूनिट कहें, तो उसके लिए जो टैंकी और जो थोड़ा बहुत आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, वो हमें स्वास्थ्य से इत्तला रहे हैं कि वो तमाम जो प्रोजेक्ट्स थे वो टूट का शिकार हो चुके हैं, और अब वहां पर वो जो सामान था वो भी कुछ लोग उठा के लेके गए हैं, कोई चोर उठा के लेके गए हैं। तो कहने का मकसद यह है कि वो 356 डैम तो गर्क हो गए हैं, तो पूरे पाकिस्तान को इन्होंने कहां से बिजली देनी थी। हाँ, पख्तूनख्वा में पावर पोटेंशियल मौजूद है, नहीं, लेकिन रिन्यूएबल के लिए सिर्फ ये नहीं, एक और हेड भी मैंने देखा जहां पर इन्होंने 4,591 अरब रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन शो किया हुआ है 23 से 25 के माली साल के लिए। अच्छा, ये जापानीज येन में है, यानी जापान से ये लोन लिया गया है, इसमें फर्क ये है। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट 1, फिर पेहोर हाई लेवल कनाल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, एक्सेस टू एनर्जी के नाम पर 33,950 मिलियन का एक और इन्होंने लोन लिया हुआ है। तो ये जो कर्जे हैं, ये जो इन्होंने हासिल किए, मुख्तलिफ कुछ अरब रुपए के बन रहे हैं, ये इनकी आपको खासतौर पर रिन्यूएबल के हवाले से कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सैफान साहब, जो पेहूर का मैं आपको बताऊं, पेहूर लेवल कैनाल बना बुनियादी तौर पर ये आपकी गदून अमाजई इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए बनाया गया था। अच्छा। और बदकिस्मती इसकी भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है और इस सूबे की बदकिस्मती है, और जो नाअहल हुक्मरान इस मुल्क के ऊपर हमेशा मुसल्लत होते हैं। आप गदून आपका इंडस्ट्रियल कब्रिस्तान बन गया, वहां पर अब इंडस्ट्री है ही नहीं। पेहूर लेवल कनाल है, बिजली वहां से जनरेट होती है, कुछ कारखाने ऑपरेशनल है, लेकिन इनके पास देखिए सैफान साहब, कर्जा लेना और कर्जे को लगाना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। कर्जे तो ये लोग ले जा रहे हैं अपने अयाशों के लिए, हमें तो इनकी काश कि इनका हमें कोई काम नजर आता। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को साल पूरा हो रहा है और हमें कहीं इस हुकूमत की कोई काम हमें नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, इन्होंने एहतजाज करने, बानी पीटीआई को रिहा करना है, और वो भी ये लोग रिहा नहीं करना चाहते। मैं आपको बताऊं, ये लोग नहीं चाहते, पूरी पीटीआई जो बाहर की पीटीआई बैठी हुई है, ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई रिहा हो। अच्छा, ये लोग में थोड़ा फर्क करें, क्योंकि अब हम आने वाले थे इस मौजू पे कि इससे पहले कि सियासत पर है ये, मतलब मजमूई तौर पर अगर इसको हम समअप करें, जो कर्जों वाली पूरी सूरत हाल है, इसमें बड़ा एक्सट्रीम और बड़े सिवियर फाइनेंशियल हेल्थ के मसाइल इसका मतलब सूबा फेस कर रहा है। जो ये रिपोर्ट कह रही है और जो आपको नजर आ रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, वो यही है कि सूबे के माली हालत पहले ही बड़ी खराब है और ज्यादा खराब होनी है कर्जों की वजह से। ये मतलब अगर समअप करें तो इट इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग सिचुएशन आर साहब, ये अगर इसको समअप किया जाए पूरी सूरत हाल को। जी, मेरे लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं सूबे का बाशिंदा हूं, मैं यहाँ पर साफत कर रहा हूं। हमारे लिए तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप कर्जे ले जाएं, और ये जो आज हम इन कर्जों की तफसीलात बता रहे हैं, ये पख्तूनख्वा के आम अवाम सुनेंगे तो वो हैरान होंगे कि यार इतने कर्जे इन लोगों ने ले ली हैं।
अच्छा आरिफ साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि राब्ता दोबारा हमारा बहाल हो। फिर जो सियासी नौयत के सवालात हैं कि वहाँ की हुकूमत की तरजीहात क्या है सियासी मुज़ाकरात या दीगर हवाले से, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आरिफ साहब आपके पास दोबारा आते हैं और इस पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पॉलिटिक्स बानी पीटीआई की रिहाई प्रायोरिटी है भी या नहीं? अली अमीन गंडापुर बड़े एक्टिव हैं आजकल इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, क्या मामला चल रहे हैं? ब्रेक के बाद हो सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में खैर पख्तूनख्वा कर्ज़ों की सूरत हाल, बैरूनी कर्ज़ों में जो इजाफा हालिया हुआ है उसका पूरा ब्रेकअप, किन बैंक से, किन डेवलपमेंट एजेंसी से ये कर्ज़ों का हुसूल मुमकिन हुआ और ख़ास तौर पे किन प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज़े लिए गए, और फिर सबसे अहम सवाल कि क्या ऑन ग्राउंड हमें ये रिफ्लेक्शन नज़र आती है, यानी जो कर्ज़े जिस चीज़ के लिए लिए जा रहे हैं वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे बीआरटी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो या तवानाई का शोबा, रिन्यूएबल एनर्जी, हमने तकरीबन तमाम शोबों को कोशिश किया कवर की जाए। अब सवाल ये है कि एक सूबा जो कि 2030 तक 2500 अरब का मकरूज होगा अकॉर्डिंग टू देयर ओन डेट बुलेटिन, यानी अकॉर्डिंग टू देयर ओन फोरकास्ट, तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये सूबा, इसकी तरजीहात, इसके जो हुक्मरान हैं उनकी तरजीहात में ये नज़र आता है कि वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें ताकि वो एक बैंकरप्ट सिचुएशन से बच सकें? ये सवाल आरिफ साहब आपकी तरफ है कि ये 2500 अरब का कर्जा, लेकिन सूबे के वजीर आला का कंडक्ट, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी तरजीहात में नज़र तो नहीं आता कि कर्जे का इतना बहरान है या संगीन बहरान का दो चार है ये सूबा? तो देखें जी, उनकी तो संजीदगी नहीं है किसी चीज के हवाले से। ये तो सूबा है, सूबा मकरूज हो रहा है, सूबा डूब जाए तो उनको क्या लेना देना। इनकी तो सियासत है अव्वल व आखिर पाकिस्तान में, सबके लिए उनकी सियासत अव्वल है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जो मफादात हैं वो तो सबके लिए बाद में आती हैं। तो इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर इनमें जरा बराबर संजीदगी होती एक हुकूमत में, वो अवाम की गमख्वार हुकूमत होती। इमरान खान तो इस्लामी फलाही रियासत की बात करते थे, तो इस्लाम का तो इनसे दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ये तो फलाह बहबूद के एजेंडे से भी कुली तौर पर ना वाकिफ है कि फलाह बहबूद क्या होता है। तो इनकी तरजीहात कुछ और हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं। मैंने गुज़िश्ता रोज भी एक अहम मीटिंग में बात कही थी पेशावर में कि जब कुरम के हालात इंतहाई बिगड़ रहे थे और वहां पर किश्तखूर जारी था, और फिर जब बगन बाजार में जिस रोज हमला था और दुकानें और घर नजरातिश किए जा रहे थे, जो मसला आज तक संभाला अब नहीं जा रहा, अमन मुआहदा होने के बावजूद भी सड़कें बंद है और हालात जू का तू है और अब बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हैं। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर हुकूमत और अली अमीन गंडापुर की है। ये वही दिन था जिस दिन अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। Exactly. और वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बुशरा बीबी समेत इस्लामाबाद। तो आपके अपना सूबा आपका जल रहा हो, यहां पर लाशें गिर रही हो, और आप एक सियासी एक्टिविटी को करने के लिए, और सबको पता है कि आपकी सियासी एक्टिविटी भी दोगली होती है, आप हर दफा कारकुनान को ले जाके आप भाग जाते हैं, जिस तरह आप लास्ट टाइम इस्लामाबाद से बुशरा बीबी के साथ भाग गए आप दोनों। तो कहने का मकसद यह है कि इनकी तरजीहात नहीं है अवामी फलाह बहबूद की। अली अमीन गंडापुर हुकूमत से हम क्या तवक्को रखें? इनके वजीर हमें खुद बताते हैं कि हमें लोगों ने वोट तरक्याती कामों के लिए नहीं दिया, हमें तो लोगों ने वोट बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दिया था। हम बाहर पीटीआई के लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों ने वोट इनको इस मकसद के लिए दिया था, वो कहते हैं नहीं, हमने तो इनको कामों के लिए वोट दिया था। इमरान खान की विजन के मुताबिक इन्होंने काम करने थे, ट्रांसपेरेंसी लानी थी, लोग की खिदमत करना थी। तो ये तो अपने लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। ये उस मकसद में भी खलूस के साथ काम कर रहे हैं, जो मकसद ये बयान कर रहे हैं उसके लिए भी खुलूस नियत से काम हो रहा है, या वो भी फ्रॉड है? 100% बानी पीटीआई की रिहाई की जितनी सरगर्मी चल रही है पूरे पाकिस्तान में, ये फ्रॉड है। अच्छा, ये मैं पहली भी कह चुका हूं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ये तमाम के तमाम लोग कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है पीटीआई की, बाहर की सारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने हो सकता है साथ में मिठाइयां बांटी हो बुशरा बीबी को 7 साल कैद होने पे, इसलिए कि एक तो कप्तान से जान छूटी, चले अच्छा हुआ 14 साल उसके बाद हाई कोर्ट में अपीलें होंगी और फिर देखा जाएगा कब रिहाई। लेकिन बुशरा बीबी पेशावर आके बैठ गई थी और बुशरा बीबी इनके ठेकों की तफसीलात ले रही थी। बुशरा बीबी यहाँ पर एक ग्रुप बना रही थी। मैं किसी दिन ये तमाम तफसीलात रखूंगा कि बुशरा बीबी ने यहाँ पर जो ग्रुप बनाया उनमें कौन कौन वजीर शामिल थे, कौन कौन उसमें एमपीएस शामिल थे, और वो ग्रुप किस मकसद के लिए बिल्डअप हो रहा था। अली अमीन को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही थी,
तो मैं तो समझता हूं कि अली अमीन हो सकता है कि बुशरा बीबी की सजा के ऊपर तो यकीनी तौर पर उसने मिठाइयां बांटी होंगी। बड़ी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, अलमनाक सूरत हाल है कि दिखा कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है, और शायद सियासत में ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप्स की आपने बात की, उस पर एक सवाल बस और, कि ये जो ग्रुपिंग की बात है, बड़ी चेमो गोइयां थी कुछ जब गवर्नर राज की बातें थी कि शायद अंदरूनी तौर पर कोई ग्रुप निकलेगा, इन हाउस चेंज होगा। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है सियासी तौर पर नंबर्स गेम के हवाले से इन द पार्लियामेंट या नहीं? देखें, ग्रुपिंग तो मौजूद है। अच्छा, लेकिन कौन ये हिम्मत करे कि वो आगे आके अलम बगावत बुलंद करें, वो किसी ग्रुप को लीड करें। जिन लोगों ने लीड करने की कोशिश की, शकील खान और उन लोगों का अंजाम क्या बना दिया गया, वजारत से फारिग हो गए, उनके ऊपर करप्शन के केसेस बन गए, आतिफ खान के ऊपर करप्शन के केसेस बन गए। इस वक्त भी जब बुशरा बीबी को सजा हो रही थी, उससे चंद दिन पहले बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं अली अमीन को अगर वजीर आला की सीट से नहीं हटा सकती, ये हमारे जराए बता रहे हैं, तो कम से कम सूबाई सदारत से तो मैं हटाने लगी हूं। ये देखें, ये सारी बातें दरून इनकी मौजूद हैं। इनकी तमाम सियासत, इनकी अंदरूनी इख्तिलाफात भी मौजूद हैं। बैरिस्टर गोहर पेशावर आते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात, जी मेरी तस्वीर जारी ना करें, उनकी तस्वीर नहीं आती कि पीटीआई के लोग मुझे गालियां देंगे, ये करेंगे, वो, ये सारी इनकी दोगली सियासत है। मीटिंग में बैठ के इन्होंने, आर्मी चीफ की मीटिंग में इन्होंने कहा कि हम फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खड़े हैं। बाहर कहते हैं कि हम लोग नहीं है खड़े। तो इन लोगों से कोई पूछे कि ये मीडिया की गैलरीज में कब तक झूठ के सहारे अपनी ये गेम जारी रखेंगे? ये सच बोलना शुरू कर दें और बाकी सियासी क़यादत भी सच बोले। लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासत ऐसा बहुत बड़ी है और फिर दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी अलार्मिंग भी है, अलमनाक भी है। लेकिन जो नंबर्स हैं वो बड़े इस वक्त अलार्मिंग इसलिए भी है कि आगे क्या होगा सूबे की फाइनेंशियल हेल्थ के हवाले से बड़े संगीन नौयत के सवालात हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत तरजीह अपनी इस तरफ लेकर आए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया और अपना जो तज्ज़िया, तबसरा और ख़बरें भी हमारे साथ शेयर करी। फीडबैक आप दे सकते हैं नाज़रीन फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।